हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग इन हिमाल। सो गाइस, कल 1 नवंबर 11 AM को होने जा रही है ऑल इंडिया चैम्पियनशिप फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12th विच इज़ नोन एज अनअकैडमी एसेंट। सो गाइस, go in the description box below and enroll for this amazing championship as you can win scholarship worth rupees 5 lakhs. So guys, go for it। और आपको उसी दिन एक एनालिसिस क्लास भी होगी कि अगर आपको टेस्ट में कुछ भी डाउट है तो आपके सारे डाउट्स वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे और सेम डे विनर्स भी अनाउंस होंगे। सो 1 आवर का टेस्ट है, 100 मार्क्स का टेस्ट है, 40 क्वेश्चंस आपको टेस्ट में करने हैं और आपको इतनी अच्छी स्कॉलरशिप जीतने का मौका मिल रहा है, 5 lakhs की स्कॉलरशिप। सो गाइज, गो फॉर इट। सो अब एक ही दिन बचा है तो क्यों ना मैं सोच रहा हूँ आपको कुछ टिप्स और मतलब लास्ट मिनट टिप्स और ट्रिक्स होते हैं वो बता दूं। तो सिंस 1 day इज लेफ्ट, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन रीड समरी ऑफ एवरी चैप्टर। मैथ्स और साइंस के जो चैप्टर्स हैं उसकी आप ओवरऑल समरी देख लीजिए। अनअकैडमी ऐप पे जाके काफ़ी समरी के कोर्सेज वहाँ पे बने हुए हैं, आप वो देख लीजिए। प्लस गाइज, आपकी जो भी मैथ्स और साइंस के इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं उसको आप अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए और 1-2 टेस्ट आप MCQ टेस्ट प्रैक्टिस भी कर लीजिए, क्योंकि अगर आप आज प्रैक्टिस कर लेंगे तो कल के लिए आपका एक जो फ्लो है वो मेंटेन हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जाएं। इम्पॉर्टेंट चीज़ें कुछ चैप्टर्स में होती हैं, उस पे ध्यान दीजिए। अभी आप पूरा नहीं पढ़ सकते तो एक रिवीजन करने के लिए जो जो टॉपिक्स आपको इम्पॉर्टेंट लगते हैं आप उस पे ध्यान दीजिए। और आप हर चैप्टर के माइंड मैप्स भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि माइंड मैप पढ़ने से क्या होता है, ओवरऑल चैप्टर में क्या हो रहा है सब पता चल जाता है। तो गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर द चैम्पियनशिप। अच्छे से ये टेस्ट दीजिए एंड आई होप आप स्कॉलरशिप भी जीतें। ठीक है, सो गाइज, गिव इट अ ट्राई। तो चलिए अब हम आज के लेक्चर की बात करते हैं और पढ़ाई शुरू करते हैं। सो हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपका क्लास 9th का चैप्टर वर्क एंड एनर्जी और ये आपका लेक्चर 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वर्क एंड एनर्जी, चैप्टर का नाम वर्क एंड एनर्जी है, बट इसमें आपके मेन 3 सब टॉपिक्स हैं। पहला वर्क, दूसरा एनर्जी, थर्ड पावर। ठीक है, तो इसीलिए हम इस चैप्टर को कभी कभी वर्क एनर्जी पावर भी बोलते हैं, बट CBSE ने इसका नाम वर्क एंड एनर्जी ही रखा है। बट याद रखना, इसमें वर्क भी पढ़ना है आपको, एनर्जी भी पढ़ना है और पावर भी पढ़ना है। तो चलिए, लेक्चर 1 है तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं वर्क से। अब वर्क ये एक ऐसा वर्ड है जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में आपने बहुत बार यूज़ किया होगा, बट अब हम इस टर्म वर्क को पढ़ने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स। अब आपको ये समझ आएगा ये चैप्टर पढ़ के कि जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में टर्म वर्क यूज़ करते थे उसका मीनिंग कुछ डिफरेंट है, और अगर हम ये वर्क की बात करें जो हम साइंस में यूज़ करते हैं, जो हम फिज़िक्स में यूज़ करते हैं, वो जो मीनिंग है वो वहाँ पे थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो चलिए इसको हम एक स्टोरी के हेल्प से समझते हैं। तो सपोज एक फिजिक्स क्लास चल रही थी, मान लो एक फिजिक्स क्लास चल रही थी और उसमें 3 स्टूडेंट्स थे। तो चलिए तीनों स्टूडेंट्स के नाम लिखते हैं। तो पहली स्टूडेंट थी पिंकी, दूसरा स्टूडेंट था राहुल और तीसरा स्टूडेंट था सनी। तो ठीक है, तो एक फिजिक्स क्लास थी जिसमें 3 स्टूडेंट्स थे, पिंकी, राहुल और सनी। तो अब उनका टीचर क्लास में आए और उन्होंने बोला चलो चलो आज हम वर्क एंड एनर्जी पढ़ने जा रहे हैं। जैसे मैं आपको पढ़ाने आया हूँ वैसी स्टोरी में भी क्या हुआ, एक फिजिक्स टीचर आया और उसने अपनी क्लास के बच्चों को बोला कि आज मैं आपको वर्क एंड एनर्जी पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले जैसे उन्होंने वर्क पढ़ाना शुरू किया तो उन्होंने पूछा तो बताओ कल सबसे ज़्यादा वर्क डन किसने किया। ठीक है, अपना उनको बोला बच्चों को कि अपनी अपनी रूटीन सोचो, कल आपने जो जो काम किए और बताओ सबसे ज़्यादा वर्क डन किसने किया। तो सबसे पहले जो पिंकी थी, ठीक है, सबसे पहले उसने हैंड रेस किया कि सर मैं बताती हूँ कल मैंने बहुत ज़्यादा वर्क डन किया। तो उन्होंने पूछा पिंकी भाई तुमने ऐसा क्या किया। तो पिंकी कहती कि मैंने कल 2 to 3 आवर्स बैठ के रीडिंग करी, मैंने एक पूरी बुक ख़त्म करी, मैंने काफ़ी रीडिंग करी। फिर राहुल सामने आया, राहुल कहता है नहीं मैंने ज़्यादा वर्क डन किया है, कल तो मैं बहुत देर तक एक भारी सामान उठाकर खड़ा रहा, बड़ा सा बैग उठाकर मैं एक ही जगह पे खड़ा रहा। उसके बाद सनी आया, सनी कहता
मैंने तो सर कुछ ज़्यादा वर्क डन किया नहीं, मैंने तो सिंपल एक फुटबॉल को किक मारी और मेरी फुटबॉल किक की वजह से आगे चली गई। और सरप्राइजिंगली टीचर ने बोला कि सनी तुमने ही सबसे ज़्यादा वर्क डन किया है। इनफैक्ट साइंस के हिसाब से तो पिंकी और राहुल ने कुछ वर्क डन किया ही नहीं है। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, पिंकी ने रीडिंग करी, ठीक है, तो उसमें क्या था, आपका माइंड इन्वॉल्व था, ठीक है, उसने बुक को रीड किया। अगर हम देखें यहाँ पे कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं हुई है, यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई है, सिर्फ रीडिंग हुई है जहाँ पे आपका माइंड इन्वॉल्व हुआ। तो पिंकी को लगा उसने बहुत काम किया है, बट उसके माइंड ने वर्क किया। अगर हम वर्क टर्म की बात करें फिजिक्स के केस में, तो फिजिक्स के केस में ऐसा नहीं होता। फिजिक्स के केस में वर्क डन बच्चों तभी माना जाता है जब फोर्स भी हो और डिस्प्लेसमेंट भी हो। अगर मैं पहले केस में देखूं, ना ही फोर्स है ना ही डिस्प्लेसमेंट है। नेक्स्ट अगर मैं राहुल वाले केस की बात करूं, तो राहुल भारी सामान उठा के खड़े रहा। हाँ, उस सामान का फोर्स तो उसके ऊपर लग रहा था, बट वो एक ही जगह पे खड़ा रहा, कोई डिस्प्लेसमेंट तो राहुल की हो ही नहीं है। तो इसीलिए राहुल ने भी साइंस के हिसाब से तो कुछ वर्क किया ही नहीं। जबकि सनी, जिसको ऐसा लग रहा था कि उसने तो इन दोनों के मुकाबले कम काम किया है, बट अकॉर्डिंग टू फिजिक्स टीचर ही हैज डन मोस्ट वर्क। व्हाई? बिकॉज व्हेन ही किक्ड अ फुटबॉल, जब उसने एक फुटबॉल को किक किया, सो व्हाट हैपेंड, ही एक्सर्टेड अ फोर्स ऑन द फुटबॉल। सनी ने एक फुटबॉल पे क्या लगाई, एक फोर्स एक्सर्ट करी, एंड ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स द बॉल हैज डिस्प्लेस्ड। फुटबॉल की कुछ डिस्प्लेसमेंट हुई। तो इस स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि when do we say a work is done? So first of all, the meaning of work done which we use in our day-to-day life, it is different from the scientific work, it is different from the work done which we study in physics. So work is said to be done if force applied on an object, if force applied on an object displaces the object in the direction of applied force। मतलब अगर हम एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं और जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाई है उस डायरेक्शन में आपकी डिस्प्लेसमेंट हो जाए, तो हम बोलेंगे वर्क इज सेड टू बी डन। तो अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है, वर्क डन की डेफिनेशन आती है, तो आप क्या लिखोगे? वर्क इज सेड टू बी डन इफ force applied on an object displaces the object in the direction of applied force। तो वर्क डन के लिए टू कंडीशंस मस्ट हैं। फर्स्ट, फोर्स अप्लाई होनी चाहिए, और सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं वर्क डन के। सपोज ये आपकी एक ट्रॉली है, ठीक है, दिस इज अ काइंड ऑफ अ ट्रॉली विच यू यूज इन एयरपोर्ट, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, इस ट्रॉली को पुश कर रहे हो, और हमें पता है पुश एंड पुल इज अ फोर्स। और जब आपने इस ट्रॉली को पुश किया तो ये ट्रॉली फॉरवर्ड मूव कर रही है, ठीक है, ट्रॉली इज मूविंग फॉरवर्ड। तो अभी तो हमने एक इंग्लिश में एक स्टेटमेंट लिख दी कि वी आर पुशिंग अ ट्रॉली एंड अ ट्रॉली इज मूविंग फॉरवर्ड। अगर हम अब इसको फिजिक्स की टर्म में लिखें, क्वांटिटीज को नेम करें, तो ये जो पुश अप्लाई किया गया है ट्रॉली को, दिस इज योर फोर्स, और ये जो ट्रॉली फॉरवर्ड मूव कर रही है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? So force is being applied and the body is getting displaced। तो यहाँ पे force भी है तो और displacement भी है, तो in this case work is said to be done। अब हम बात करते हैं कि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैं आपको थोड़ा ब्रश अप कर दूं, वो क्वांटिटीज जो डायरेक्शन डिपेंडेंट होती हैं वो आपकी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, और जो क्वांटिटीज डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं होती वो स्केलर क्वांटिटी होती हैं। तो अब
वर्क डन आपकी स्केलर क्वांटिटी होगी या वेक्टर क्वांटिटी होगी, वो हम एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, तो सपोज ये एक वुडन ब्लॉक है, ठीक है, इस पे हम यहां से फोर्स लगाते हैं और इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स हम यहां से लगाते हैं। याद रखिए मैं बोल रहा हूं इक्वल फोर्सेस। क्लियर, हमने यहां से भी फोर्स लगाई, यहां से भी फोर्स लगाई, दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं। डायरेक्शन तो इक्वल नहीं हो सकती ना गाइस, क्योंकि डायरेक्शन तो ऑपोजिट है। एक राइट साइड लग रही है फोर्स और एक लेफ्ट साइड लग रही है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, ये जो ब्लॉक था ये बीच में से ब्रेक हो गया। ठीक है, ये ब्लॉक था बीच में से ब्रेक हो गया और इसका जो हाफ हिस्सा था उसने भी एस डिस्प्लेसमेंट कवर करी और ये यहाँ पर आ गया, और ये जो इसका दूसरा हाफ हिस्सा था उसने भी एग्जैक्ट सेम अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर करी और वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, हम मैग्नीट्यूड सेम रख रहे हैं जिससे कि हम डायरेक्शन को समझ पाएं कि डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है वर्क या नहीं कर रहा है। तो हमने क्या किया, यहाँ से इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करी और दोनों जो हाफ्स थे वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट, उन दोनों की इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो गई। ठीक है, अब ज़रा मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि दोनों हाफ्स पे सेम वर्क हुआ या डिफरेंट। तो हम क्या करेंगे, सिंपली फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा वर्क डन आ जाएगा। तो इस केस में सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ है, इस वाले ब्लॉक पे भी सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ है और इस वाले ब्लॉक पे भी सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ है। इससे हमें पता चलता है कि इवन दो दोनों की डायरेक्शन क्या थी, डिफरेंट, फोर्स की डायरेक्शन भी दोनों की डिफरेंट थी, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दोनों की डिफरेंट थी, फिर भी हम कह रहे हैं कि दोनों ब्लॉक्स पे, दोनों हाफ्स पे जो वर्क डन हुआ है वो सेम हुआ है। इससे हमें पता चलता है कि जो वर्क डन है वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। तो गाइज यहां से हमें वर्क डन की पहली प्रॉपर्टी मिल जाती है कि वर्क डन क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क डन भी बोल लेते हैं हम, सिंपल वर्क भी बोल सकते हैं। ये कौन सी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी चीज हम इसको किससे डिनोट करते हैं, W से। तो जब भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और जहां पे भी आपका वर्क डन यूज होगा हम उसको किससे यूज करेंगे, W से। थर्ड, वर्क डन का जो SI यूनिट होता है वो होता है जूल्स। सो SI यूनिट और वर्क डन इज जूल्स। इट इज नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट। तो आपको पता है कि साइंस में जनरली क्या होता है, यूनिट्स किसके बेसिस पे दिए जाते हैं, नेम ऑफ द साइंटिस्ट। ठीक है, तो इट इज नेम आफ्टर अ साइंटिस्ट, तो इसलिए इसका SI यूनिट क्या होता है, जूल्स। अब बात करते हैं वर्क डन कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, तो वर्क डन कैलकुलेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो सपोज आपका NCERT में भी टॉपिक दिया है वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। ये एक आपका ब्लॉक था और हमने इस पे फोर्स लगाई F। दिस इज अ कांस्टेंट फोर्स, वेरिंग फोर्स नहीं है, ये कांस्टेंट फोर्स है। ठीक है, 9th क्लास के सिलेबस में आपको कांस्टेंट फोर्स के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, सो एक कांस्टेंट फोर्स हमने लगाई इस पे एट टाइम t इज इक्वल टू 0 सपोज, और इस फोर्स की वजह से इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हो गई आफ्टर टाइम t। तो हमने थोड़ी देर के बाद देखा कि जो हमारा ब्लॉक था वो यहाँ पर आ गया और इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, तो अगर हम इसके दोनों सेंटर के बीच में डिस्टेंस मेजर कर लें वो इसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाती है जो हमने S से डिनोट कर ली। तो ये एक ब्लॉक है जिस पे फोर्स लगाई गई एंड ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स इस डायरेक्शन में गाइस इसकी क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गई। तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैथमेटिकली वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब जब आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका वर्क डन आ जाएगा। तो वर्क डन किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
तो हम फोर्स को डिनोट करते हैं F से, डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं S से। तो वर्क डन आपका क्या हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन की नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें एक तरह से उसके फॉर्मूला मिल गया, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब हमने डिफाइन किया था कि ऐसा यूनिट जो वर्क डन का होता है वो जूल्स होता है। चलिए अब हम इस फॉर्मूले के बेसिस पे भी एक बार वर्क डन का ऐसा यूनिट निकाल लेते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि वर्क डन है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर। इसलिए वर्क डन का यूनिट हम न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, वर्क डन का यूनिट हम न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं। अब जनरली फिजिक्स में बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है, सपोज अगर आप चार्ज के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, तो आप या करंट के बारे में बात कर रहे हो या किसी भी क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हो, उसके यूनिट को डिफाइन करना पूछा जाता है। अब जैसे आपका वर्क डन है तो अब आपको क्वेश्चन आएगा डिफाइन यूनिट ऑफ वर्क, और अभी हमने पढ़ा जो यूनिट ऑफ वर्क है वो जूल्स है। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन 1 जूल। इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन 1 जूल, कि 1 जूल को डिफाइन करो। तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन आए तो बहुत सिंपल है, आपने डेफिनेशन कैसे लिखनी है, जो फॉर्मूला है उसमें हर एक क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को 1 पुट कर दो। आई अगेन रिपीट, जो आपका फॉर्मूला है उसमें हर एक क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को 1 पुट कर दो। ठीक है, 1 पुट कर दोगे और उसी के बेसिस पे आप एक स्टेटमेंट बना सकते हो और आप इजीली डिफाइन कर सकते हो आपका यूनिट ऑफ एनी क्वांटिटी। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कि अगर आपको 1 जूल को डिफाइन करना है तो आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले वर्क डन 1 जूल कब होगा, अगर हमारी फोर्स कितनी हो जाए 1 न्यूटन और आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाए 1 मीटर। तो मैंने फोर्स 1 न्यूटन ले ली, डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर ले ली, तो आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, F इंटू एस। तो फोर्स 1 है, डिस्प्लेसमेंट भी 1 है, तो आपका क्या आ गया 1 न्यूटन मीटर, या आपको पता है जूल्स होता है वर्क डन का यूनिट, या 1 जूल्स। तो यहाँ से हमें 1 जूल की डेफिनेशन मिल गई। तो डेफिनेशन क्या कहती है, वर्क डन इज सेड टू बी 1 जूल इफ 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। वही वर्क डन वाली डेफिनेशन है, बट अब फोर्स को हमने स्पेसिफिकली बोल दिया है 1 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट को अब हमने स्पेसिफिकली बोल देंगे 1 मीटर। सो वर्क डन इज सेड टू बी 1 जूल्स इफ 1 न्यूटन ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट displaces the object by 1 मीटर। मैं फिर रिपीट करता हूं, हमारे कहने का मतलब है कि वर्क डन को हम 1 जूल तब बोलेंगे जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन फोर्स लगाएंगे और उस फोर्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो 1 मीटर हो जाएगी। तो फॉर्मूले में 1 पुट करके हमने इजीली स्टेटमेंट बना लिए और हमने 1 जूल को डिफाइन कर लिया। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, वर्क इज सेड टू बी डन इफ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। सेकेंड, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। थर्ड, द फॉर्मूला टू कैलकुलेट वर्क डन इज फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। Fourth, the SI unit of work is joules and work is also calculated in Newton meter. Fifth, 1 joule is the work done by a force of 1 Newton when displacement is 1 meter. ये मैंने और शॉर्ट में फॉर्मूला बता दिया। या if force of 1 Newton displaces an object by 1 meter, the work done is said to be 1 joule. तो अगर आपको यूनिट डिफाइन करने को आता है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए एक वर्क डन के बेसिस पे छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं। तो न्यूमेरिकल आपको कहता है अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट बाय 8 मीटर्स। ठीक है, फाइंड the work done on the object। तो क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट पे
5 न्यूटन फोर्स लगाई है एंड ड्यू टू दैट फोर्स उस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 8 मीटर हो गई और आपको वर्क डन निकालना है। तो आप वर्क डन कैसे निकालेंगे, दैट इज सिंपली आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले वर्क डन लिखोगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। गिवन लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम गिवन लिख लेते हैं। फोर्स आपका कितना आ गया 5 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई 8 मीटर। तो सबसे पहले गिवन लिख लेंगे, फॉर्मूला लिख लेंगे और फिर फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देंगे। 5 8 40 और यूनिट ज़रूर लिखना जूल्स। तो हमने सिंपली क्या किया, फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया और अब हमारा वर्क डन आ गया। एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। राम इज पुशिंग अ लार्ज वॉल। राम क्या कर रहा है, एक वॉल को पुश कर रहा है। फाइंड द वर्क डन बाय द राम ऑन द वॉल, कि राम ने कितना वर्क डन किया वॉल पर। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं ये एक बहुत बड़ी सी वॉल है और राम इसको पुश कर रहा है। ऑब्वियसली एक पर्सन एक दीवार को पुश करने से दीवार हिल नहीं जाती है, दीवार तो अपनी जगह पे ही रहेगी। तो यहाँ पे हमने वर्क डन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, सिंपल है। राम ने कुछ फोर्स लगाई होगी, वो कुछ भी हो सकती है फोर्स, हमें उसके मैग्नीट्यूड से अभी लेना देना ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है वर्क डन 0 ही आने वाला है, क्योंकि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है 0। चाहे राम जितनी मर्जी मेहनत कर रहा है, जितनी मर्जी ज़्यादा पुश कर रहा है वॉल को, वॉल इज़ नॉट गेटिंग डिस्प्लेस्ड, वॉल तो अपनी जगह पे ही रहेगी। तो डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या है यहाँ पे 0 है, तो आपका जो वर्क डन है वो कितना हो जाएगा 0 जूल्स। 0 जूल वर्क्स है बिकॉज डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रही है। तो वर्क डन के लिए फोर्स भी इंपॉर्टेंट है प्लस आपकी डिस्प्लेसमेंट भी इंपॉर्टेंट है। तो गाइज इस लेक्चर 1 में मैंने आपको वर्क डन के बारे में बताया, मैंने आपको टॉपिक इंट्रोड्यूस किया और हमने बेसिक समझ लिया कि वर्क क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो अब लेक्चर 2 में हम वर्क डन से रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे और हम टाइप्स ऑफ वर्क डन के बारे में पढ़ेंगे और इसी तरह से हम कुछ लेक्चर्स में ये चैप्टर ख़त्म कर लेंगे। तो गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। एंड इफ़ यू वांट टू स्टडी फिज़िक्स थ्रू मी बाय लाइव क्लासेस तो आप अनअकैडमी ऐप पर मेरे से पढ़ सकते हैं। फ्रॉम 2 नवंबर ऑनवर्ड्स मैं क्लास 9th के लिए इंग्लिश और फिज़िक्स के लाइव लेक्चर्स लेके आ रहा हूँ एंड इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री। वो फ्री लेक्चर्स हैं आपकी ऐप पर, आप वहाँ पे देख सकते हैं। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स डाल दिए हैं, ठीक है गाइज। तो आप वहाँ पे भी मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए या यू कैन सेंड मी योर डाउट टू माई इंस्टाग्राम, टू माई फेसबुक और टू माई ईमेल आईडी। तीनों के लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। एंड अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ईजी लर्निंग विद हिमाल। And if you're planning to buy an Academy Plus subscription, so you can use my code EasyHimal। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ये मेरा कोड है EasyHimal। अगर आप ये कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। सो थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे एंड डू वॉच मी ऑन Unacademy ऐप ऑल्सो। Unacademy has launched a new subscription plan which is known as Iconic subscription plan. So basically it is an extension of Plus subscription plan. So either an existing Plus learner can upgrade to Iconic or a new learner can also take Iconic plan. So the price points for Iconic subscription plan is slightly different from your Plus subscription plan because the learner will get some additional benefits. Like in Plus you are getting interactive live classes, India's best educators, live tests and quizzes, creative corner. Now what is the advantage of taking Iconic subscription? It is that a personal mentor will be assigned to you. There will be dedicated live doubt classes for all Iconic learners. The personal mentor will speak to you, your parents, and provide you with a proper study plan. So guys, it will help you in creating a very structured study.